हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्लास 11th मैथ्स के उस चैप्टर को डीकोड करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर थोड़ा डर सा लगता है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार हमने इसके पीछे का लॉजिक पकड़ लिया ना, तो ये चैप्टर आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग लगेगा। आज हम सिर्फ रटी रटाई डेफिनेशंस नहीं देखेंगे, बल्कि इसके एकदम बेसिक फाउंडेशन को विजुअलाइज करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप बड़ा ही सिंपल और लॉजिकल है। हम शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक ऑर्डर्ड पेयर्स से, फिर समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद मैथमेटिकल रिलेशंस और फाइनली कैलकुलस की जान, फंक्शंस। लास्ट में हम कुछ स्पेशल मैथ्स ग्राफ्स भी देखेंगे। ये पूरा फ्लो आपके बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी फाउंडेशन की, यानी ऑर्डर्ड पेयर्स। देखिए, मैथ स्टफ इसलिए लगता है क्योंकि हम अक्सर बेसिक स्किप कर देते हैं, इसलिए हम बिल्कुल कोर बिल्डिंग ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। अब एक बात सोचिए, हमारी रियल लाइफ के रिश्तों और इन मैथमेटिकल रिलेशंस में आखिर फर्क क्या है? रियल लाइफ में तो रिश्ते इमोशंस और फैमिली ट्री पर चलते हैं, राइट? लेकिन मैथमेटिक्स में रिलेशंस का सीधा सा मतलब है दो ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स के बीच का एक फिक्स्ड एग्जैक्ट कनेक्शन। और इन कनेक्शंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एलिमेंट्स की जोड़ियां बनानी पड़ती हैं। और बस यही एंट्री होती है ऑर्डर्ड पेयर की। नाम से ही पता चल रहा है, दो एलिमेंट्स जिन्हें एक स्पेसिफिक फिक्स्ड ऑर्डर में रखा गया हो। इसे ऐसे समझिए, क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है? वहां ग्राफ पर 1,2 की लोकेशन 2,1 से बिल्कुल अलग होती थी, है ना? बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स का सीक्वेंस बदलते ही पूरी कहानी बदल जाती है। मतलब मैथ्स के लिए ब्रैकेट में लिखा 1,2 और 2,1, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो अब जब हमने सही तरीके से जोड़ियां बनाना सीख लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। देखते हैं कि दो सेट्स के बीच सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैसे बनाए जाते हैं। ये पैटर्न समझना ना सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। इमेजिन करिए, हमारे पास दो अलग अलग सेट्स हैं। सेट ए में है एलिमेंट्स 1 और 2 और सेट बी में है 3 और 4। अब अगर हमें इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स के बीच हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना हो, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी का यूज करते हैं। कैसे? बहुत आसान है। सेट ए का पहला एलिमेंट उठाइए और उसे सेट बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ पेयर कर दीजिए, यानी 1,3 और फिर 1,4। फिर दूसरे एलिमेंट के साथ भी यही कीजिए, 2,3 और 2,4। और ये लीजिए, हमें एक ऐसा मास्टर सेट मिल गया जिसमें हर एक पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है। अब यहाँ एग्जाम्स के लिए एक शानदार शॉर्टकट बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 3। तो क्या हम बिना पूरा सेट लिखे बता सकते हैं कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने पेयर्स होंगे? बिल्कुल, बस सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 3 हो गया 15। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दें। ये छोटी सी ट्रिक आपके एमसीक्यूज में बहुत टाइम बचाने वाली है। अब रैंडम पेयर्स बनाने का काम तो हो गया, तो चलिए मैथमेटिकल रिलेशंस को समझते हैं। अब हम कुछ स्पेसिफिक और मीनिंगफुल कनेक्शंस पर फोकस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट करने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक तरफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी सारी पॉसिबिलिटीज, जैसे विराट का पैर कटरीना, करीना और अनुष्का सबके साथ बना दिया। ये तो बिल्कुल रैंडम कॉम्बिनेशंस है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जब हम एक स्पेसिफिक लॉजिकल रूल लगाते हैं, जैसे कि इज द हस्बैंड ऑफ, तो वो जो इतनी बड़ी लिस्ट थी ना, वो फिल्टर हो जाती है और सिर्फ एक वैलिड पेयर बचता है, विराट और अनुष्का। तो असल में एक मैथमेटिकल रिलेशन का यही काम है, एक कंडीशन लगाना और सिर्फ वैलिड पेयर्स को चुनना। तो यहाँ सबसे क्रूशियल टेकअवे क्या है? वो ये कि एक मैथमेटिकल रिलेशन हमेशा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। अब ऐसा क्यों? खुद सोचिए, क्योंकि रिलेशंस उसी बड़े मास्टर सेट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही तो निकाले गए फिल्टर किए हुए पेयर्स हैं। जो टोटल पॉसिबिलिटीज थीं, हमने बस एक रूल लगाकर उनमें से कुछ को सिलेक्ट कर लिया। ये लॉजिक एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। रिलेशंस को समझने के बाद अब वक्त आ गया है कैलकुलस की जान यानी फंक्शंस को डिकोड करने का। इससे हम एक इनपुट आउटपुट मशीन की तरह समझेंगे। तो क्या हर रिलेशन एक फंक्शन बन सकता है?
बिल्कुल नहीं। एक रिलेशन को फंक्शन का टैग मिलने के लिए दो बहुत ही सख्त टेस्ट पास करने होते हैं। रूल नंबर 1, सेट ए यानी हमारे पहले सेट के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई कनेक्शन या इमेज होनी ही चाहिए। एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। और रूल नंबर 2, सेट ए के किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं हो सकती। मतलब आप एक इनपुट डालें और दो अलग अलग आउटपुट आ जाएं, ऐसा मैथ्स में नहीं चलेगा, वरना भारी कंफ्यूजन हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को लाइफ टाइम के लिए याद रखने की एक ट्रिक बताऊं? एक वॉशिंग मशीन एनालॉजी इमेजिन कीजिए। हमारा फंक्शन बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन की तरह है। जो गंदे कपड़े हम मशीन में डालते हैं वो है हमारा इनपुट यानी एक्स, जिसे हम डोमेन कहते हैं। और जो साफ कपड़े बाहर आते हैं वो है हमारा आउटपुट एफ ऑफ एक्स या वाई, जिसे रेंज कहा जाता है। मशीन का रूल एकदम सिंपल और फिक्स्ड है। जो स्पेसिफिक इनपुट आप डालेंगे वो गारंटीड एक स्पेसिफिक और प्रिडिक्टेबल आउटपुट ही देगा, कोई गड़बड़ नहीं। इनपुट आउटपुट मशीन का लॉजिक तो अब एकदम सेट हो गया है। तो चलिए अब इन स्पेशल मैथ्स फंक्शंस को विजुअलाइज करते हैं कि ये ग्राफ पर आखिर दिखते कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं द आइडेंटिटी फंक्शन की, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू x। सच बताऊं तो ये दुनिया की सबसे सिंपल मशीन है। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो इनपुट डालेंगे ये एग्जैक्टली वही आउटपुट बाहर निकाल देगी। इनपुट में 1 डालिए, आउटपुट 1 मिलेगा, 5 डालिए, 5 मिलेगा। और इसीलिए जब आप इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ये ओरिजिन से गुजरती हुई एकदम सीधी स्ट्रेट डायगोनल लाइन बनाएगी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई घुमाव नहीं। अब जरा इस शार्प वी शेप वाले ग्राफ को देखिए। ये है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, यानी f ऑफ x इक्वल्स टू x। आप इसे एक एब्सोल्यूट वैल्यू मशीन मान सकते हैं। इसका मैजिक पता है क्या है? आप इसमें कोई भी नेगेटिव इनपुट डालिए, ये उसे तुरंत पॉजिटिव आउटपुट में बदल देती है। जैसे -2 डालने पर ये उसे +2 बना देगी। और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ये ग्राफ नीचे नेगेटिव साइड जाने के बजाय ओरिजिन से बाउंस बैक करके एक शार्प वी शेप ले लेता है ना एकदम लॉजिकल? चलिए आगे देखते हैं। ये जो सिग्नम फंक्शन की मशीन है ना, ये बड़ी अनोखी है। ये सारे रियल नंबर्स को सिर्फ 3 सख्त कैटेगरीज में बांट देती है। अगर आपका इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट हमेशा -1 ही आएगा। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0। और अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट हमेशा +1 होगा, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसीलिए आपको ग्राफ पर 3 अलग-अलग हॉरिजॉन्टल लेवल्स दिखाई देते हैं। इसका पैटर्न बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। और फाइनली हमारे पास है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम f ऑफ x इक्वल टू ब्रैकेट x लिखते हैं। इसका रूल मुझे पर्सनली बड़ा दिलचस्प लगता है। ये मशीन किसी भी डेसिमल इनपुट को राउंड डाउन कर देती है, मतलब उसे ठीक नीचे वाले या बराबर वाले इंटीजर पर ले आती है। इमेजिन कीजिए आप इसमें 2.9 डालते हैं तो ये उसे गिराकर सीधा 2 बना देगी। और इसी जंपिंग और राउंड डाउन नेचर की वजह से इसका ग्राफ एक सीढ़ी या स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। एक बार आप इसे ऐसे विजुअलाइज कर लें तो ग्राफ्स पढ़ना बच्चों का खेल हो जाता है। अब आज का ये जो आखिरी सवाल है ना, ये आपको थोड़ा और गहराई में सोचने पर मजबूर करेगा। आज हमने देखा कि ये फंक्शनल मशीन्स कितने अलग अलग ग्राफिकल शेप्स बनाती हैं। इन शेप्स और रूल्स को समझने से हमारे क्लास 11th के बेसिक्स तो एकदम रॉक सॉलिड हो गए हैं। लेकिन असली मजा तो अगले साल आएगा। सोचिए, जब क्लास 12th में हम एडवांस्ड कैलकुलस पढ़ेंगे तो इन मशीन्स के इन्हीं कर्व्स, इन वी शेप्स और सीढ़ियों की स्लोप्स और एरिया को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये सारे शेप्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कैसे बिहेव करेंगे। खैर, इस एक्साइटिंग सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं, ताकि वो क्यूरियोसिटी बनी रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैथ सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।